बीजेपी कहती है अंत्योदय। अंत्योदय का क्या मतलब है? गरीबों का था, जो सबसे लाइन में पीछे रह गए उनका होता। तो जब आप वोट देते हैं, जब चुनने जाते हैं अपने नेता को, चाहे विधायक को, चाहे मुखिया को, चाहे एमपीज को, आपको देखना चाहिए कि वो क्वालिटी है या नहीं है। तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो थोड़ा एक्सपोज हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पॉलिटिशियन है वो सवार है और जो ब्यूरोक्रेट है वो घोड़ा है। पूरे भारतवर्ष को अब पता चला कि बिहार के कितने कुशल लोग हैं जो देश को चला रहे हैं। जी बिल्कुल। जिंदगी में का सांझ का बिहान, भोर और भोरहरिया, पक्षी के कलरव और राजनीति के चाय चाय, ये सब सुने और देखे के मिलेला। आज खूटा ठोक में अकेले नहीं खी, इरुआ लोग देख चुकल बनी। लेकिन आज दूगो ये बिहार के सबसे मीठ भाषा भोजपुरी और मैथिली के जुटान भइल बा। एक संगे संगे बहुत बड़ तो ना अपना के कहब, लेकिन हमरा से बड़ पत्रकारिता जगत के उदीयमान सितारा, जिनकर की पहचान देश से विदेश तक बा, भारत के धरती से देश के बाहर गईले और पढ़ लिख करके जब अइले तो कई ऐसा मुकाम, कई ऐसा खबर, कई ऐसा मीडिया घराना के सोती देले जौन आज गंगा के तरफ बह रहा बा। नाम राजीव मिश्रा और बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार से भी संबंध बा, वो सब बात हुई। लेकिन सबसे पहले यहाँ का स्वागत कर लिया। बहुत बहुत स्वागत बा रुआ खूटा ठोक में। नमस्कार, थैंक यू। हम चाहब कि रुआ आपन परिचय खाली मैथिली में दे दी। हाँ बिल्कुल, हम दऽ देबै। हम बलुआ बाजार हमर गाम भेल। बलुआ बाजार सुपौल जिला में आबै छै। ओतऽ हमर जन्म स्थान अछि। अब एखन हाल में एखन जब हम पूरा दौरा करैत रहिए मिथिलांचल के बाढ़ ग्रसित एरिया में गेलिए, सुपौल में किछु सभा तभा भी किछु अपन लोग सबसे मिललिए और वापस आयल छी। लेकिन हम जहिया जहिया अपन गाम, अपन मिथिलांचल एरिया के टूर करै छी, घूमै छी, तो हमरा हमेशा ई लागैए कि हम सब एखन तक बहुत पिछड़ल छी। और जखन जहिया जहिया हम अपन गाम देश मिथिलांचल के दौरा करै छी, हम एकटा भावना हमरा में आबैए और हमरा बड्ड खराब लागैए। क्योंकि 30 साल पहले, 40 साल पहले जे स्थिति छलै, अखनो लगभग वह स्थिति है। लोग के जो जीवन स्तर है वो होने छे, बिल्कुल जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है सेहो पूरा नहीं होइ छे। ओहने तरह के घर है फूस वाला। अखन जो देखलिए बाढ़ में जो स्थिति है हमर गाम के लोग सबके, हमर इलाका के लोग सबके, मवेशी हुनकर रोड पर है, बिल्कुल एकटा बारिश में भींग रहल है। अखन तुरंत हम अखन लौट के आयल छी ओतऽ से बाबा से मिले ले। तो बहुत दुखद ये। हम जखन आबै छी हमरा बड़ दुखद लागैए। यहाँ के एगो बड़ा मार्मिक प्रसंग छेड़ देनी। अभी सिर्फ भोजपुरी और मैथिली तक सीमित नहीं है, एकरा के बड़ा प्रोस्पेक्ट पर और बड़ा कैनवास पर एकरा के तस्वीर खींचे के पड़ी। ऐसे अब एकरा के हम आगे हिंदी में कंटिन्यू करब, कारण कि अब बिहार के बाद देश भर के जाने के चाहिए, वो प्रधानमंत्री के जाने के चाहिए जो 2014 में बिहार अइले और एजा आ करके एजा के समृद्धि खातिर बहुत कुछ कहले। 2015 में अइले तो बहुत कुछ वादा करके गईले, 125 करोड़ के बात करके गईले, लेकिन कहाँ खड़ा बानी जा। 15 साल बहुत बड़ा समय होला। 15 साल में लड़का सियान हो जाला, अगर ब्याह कर दी तो बच्चा भी हो जाला। वो 15 साल के समय कम ना होला जौना में ये बिहार के सिर्फ कागजी विकास दिखा करके और 15 साल तक ठगल गई। जौन यहाँ के दर्द बतैनी है, वो दर्द मिथिलांचल के ही नहीं खे, बिहार के आधा हिस्सा के बाद। ऐसे अब राजनीति से लेकर के और अन्य बात एकरा के बड़ा प्लेटफॉर्म पर रखे खातिर हम हिंदी में बात करब। और सबसे पहला प्रश्न ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत की पत्रकारिता के रूप में जी। बहुत सारे राजनीतिक परिवारों को, राजनीतिक घरानों को, राजनीतिक पार्टियों को आपने सलाह दिया, मशवरा दिया। आज आप एक पार्टी जिसने बिहार में बहुत मजबूती के साथ अपना जमीन खोजा, उसमें बीजारोपण किया, इंतजार भी किया, पौधा भी फलने फूलने लगा है। आप उस पार्टी के मीडिया को देखते हैं,
उसके बातों को आप बड़े प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। यदा कदा हमने जब आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें की हैं तो आप एक तरह से एक गाइड की तरह, एक कोच की तरह पार्टी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज के स्थिति में वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी की स्थिति क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं उस पार्टी को? देखिए, विकासशील इंसान पार्टी को ज्वाइन करने की जो मेरी इच्छा हुई वो इसलिए हुई कि बिहार को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बिहार का मैं बेटा हूँ, बिहार के बाहर रहा, विदेश में भी पढ़ाई की, देश भर में कई चैनलों को लॉन्च करा, कई बड़े चैनलों का एडिटर इन चीफ रहा, सीईओ रहा। लेकिन विकास, अब मेरे पास ऑप्शंस बहुत थे। मेरे पास आप किसी भी पार्टी का नाम लें, क्योंकि जितने भी पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल के, उसके जो भी मुखिया हैं उनसे मेरा 1-to-1 है। तो मेरी इच्छा होती है, अगर मैं ये कहता कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ तो मैं आ सकता था। लेकिन मुझे ये लगा कि बिहार, जब भी मैंने बिहार का दौरा किया जी, तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो थोड़ा एक्सपोज्ड हो, जिसको पता हो कि बिहार के बाहर बिजनेस कैसे होता है, लोग कैसे अच्छा आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री का विकास कैसे होता है, इंडस्ट्री काम कैसे करती है और उसके कारण कैसे आम लोगों के जीवन में खुशहाली आती है। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू करा तो ये एक नई पार्टी थी, श्री मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से उभर रही थी। और चूँकि मुकेश सहनी जी एक अच्छे व्यक्ति तो हैं ही जी, एक अच्छे नेता का गुण भी उनमें है, और वो हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें अपने इलाके के लिए कुछ करना है। वो बॉम्बे में थे, बॉम्बे में काम कर रहे थे, अच्छा बिजनेस उनका चल रहा था, तो वो वापस यहाँ आके फिर दोबारा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। बॉम्बे में भी उन्होंने बिल्कुल संघर्ष करके अपने को स्थापित किया और एक अच्छे व्यवसायी बने। तो वो एक एक्सपोज्ड हैं और उनको पता है कि कैसे काम होना चाहिए जिससे आम लोगों का विकास हो, खुशहाली आए। एक बड़े प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो कहा जाता है कि बिहार जातीय राजनीति के एक बड़ा गढ़ है। जी, आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं जी। आपका पूरा परिवार राजनीति का एक बड़ा आइकॉन माना जाता है और लंबी राजनीति का यहाँ के कई बड़े पदों पे आपके परिवार के लोग रहे हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत सारी पार्टियां थी, जैसा कि आपने बताया भी कि सभी से आपका संबंध बढ़िया है, लेकिन वीआईपी के साथ, मुकेश सहनी के साथ जुड़ने के पीछे क्या कारण रहे? देखिए, उसका एक कारण तो ये रहा है कि चूँकि मैं जब अपने बुजुर्गों के साथ, अब जैसे मेरे अपने लोग कोई मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई देश के रेल मंत्री रहे हैं और काफ़ी ब्यूरोक्रेसी में भी काफ़ी ऊपर रहे हैं, तो जब भी हम लोग बात करते थे और मैं एक बच्चा था जब सुनता था उनकी बात, और वो जो ये बात कहते थे कि जो जात है वो दो तरह का होता है, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, बिल्कुल कोई दूसरा जात नहीं होता है। और यहाँ पे क्या किया गया, जो पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि जात के नाम पे एक वोट बैंक की राजनीति की गई। जी, जब कोई भी वोटर अगर वोट बैंक बन जाएगा, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, तो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। वो अपने वोट बैंक को उकसाएगा, उसको दोबारा हर बार यूज़ करेगा और वोट ले जाएगा। और ये इस तरह की चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। तो मैंने जात देखकर विकासशील इंसान पार्टी को ज्वाइन नहीं करा। शिक्षा से संस्कार आता है, संस्कार से समृद्धि आती है। बिहार में कहा जाता है कि यहाँ जातीय राजनीति होती है, पर एक ब्राह्मण परिवार से आए बच्चे ने अपने आप को उस जातीय राजनीति से अलग रखा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में सोचा, और दो व्यक्ति जब एक ही धारा पर चलना शुरू करते हैं। हमने आपको मुकेश सहनी की भी बातें सुनाई, सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते थे। बिहार के दर्द को उन्होंने देखा, बिहार के बहुत ही निचले तबके से वो आते हैं। हम निचला तबका इसलिए कहते हैं कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से वो तबका, उनका जो समाज है वो बहुत पिछड़ा है। उस समाज को उठाने के लिए, उत्थान के लिए, चूँकि उन्होंने वो दर्द देखा था, कई बार हमारी चर्चाएं हुई हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। एक वोट प्रतिशत भी था, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, और एक उद्देश्य को लेकर के कि बिहार को लगातार
जो 30 सालों की बात करें या फिर आज़ादी के बाद की बात करें, आज 2020 में हम 21वीं सदी में प्रवेश करने वाले हैं, कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में अगर बिहार जहां था वहीं रहे, विकास के सिर्फ दावे हों, तो निश्चित रूप से जो लोग बिहार के प्रति समर्पित हैं उनकी भावनाएं आपस में मेल खाएंगी। हमने कई नेताओं की बात कही, कई युवाओं की बात कही, उसी में से एक युवा ये भी हैं। पर्दे के पीछे आपने जो कुछ भी देखा है, महागठबंधन के जो पिलर्स हैं वो आप सामने फ्रेम में देखते हैं, लेकिन पीछे जो मेन रोल में रहते हैं वो ऐसे ही पीछे रह जाते हैं। और ऐसे ही लोगों को बाहर लाने का, उनकी बातों को समझने का हम अक्सर प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। बिहार की राजनीति में इस आने वाले चुनाव से पहले एक बड़ी मजबूत तैयारी शुरू हो चुकी है और उस तैयारी में कई ऐसे चेहरे हैं। बारी बारी से हम सब चेहरे को दिखाएंगे, जिन चेहरों में एक बड़ा चेहरा राजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और इसके पीछे का कारण है वो दर्द जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपने ज़मीन पे देखा है, अपने बिहार में देखा है और गरीबी देखी है। विकास के जितने भी दावे हैं उस सारे दावों को ध्वस्त करने के बाद मुकेश सहनी के विकास की और विकासशील नाम की पार्टी, साथ में इंसान भी जुड़ा हुआ है, तो इंसानी विकास के लिए विकासशील पार्टी का जो गठन किया गया है उसके पीछे, पर्दे के पीछे राजीव मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और कैसे लेकर के चलते हैं, हम सारी बातें इनसे, इन्हीं के जुबान से जानेंगे। कैसे इस पार्टी को, और चूंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अपने आंखों से देखने के बाद निश्चित रूप से आपके चेहरे से, आपकी भावनाओं से भी दर्द झलकता है। अब आगे का जो रास्ता है, चूंकि बिहार को विकास चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को शिक्षा चाहिए, पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई, ये चार जो मुख्य बिंदु है ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो वर्ग अपने अपने कार्यों में हैं, इतना सारा हमारे यहाँ पानी है, 6 महीना हम डूबे रहते हैं पानी से, और पानी का धंधा करने वाले, पानी का काम करने वाले, पानी में अपनी जीविका देखने वाले, खास करके निषाद समाज की बात करें और उनकी उपजातियों की बात करें, वो हाशिए पर हैं। इन सबके दर्द को आप कैसे दूर करेंगे, क्या योजनाएं? देखिए, अगर आप अभी हाल के इसी साल 2020 में जो स्थिति हुई है, लॉकडाउन हुआ, पूरे भारतवर्ष को अब पता चला कि बिहार के कितने कुशल लोग हैं जो देश को चला रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देश बिहार से बाहर गए, वहाँ फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें ट्रेंड लोग हैं, और उन लोगों की कितनी क्या दशा हो गई। एक लॉकडाउन हुआ, उन्हें वापस आना पड़ा। जी, उनको समझ में तब आपको ये आएगा कि बिहार कितना पिछड़ गया है। तो ये इसमें किसका दोष है? दोष जितना राजनेता का है, जितना उतना ही लगभग वोटर्स का है। जी। उन्होंने देखा नहीं कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए काम करेगा, कौन इंडस्ट्री लगा सकता है, उसको कितना ज्ञान है। मैं आपको बता दूं, फिगर्स देता हूं बिहार के। बिहार में टोटल इंडस्ट्री कितनी है? बिहार में टोटल 1600 छोटे बड़े कारखाने हैं। उस कारखाने में टोटल लगभग 600 करोड़ रुपए का पूंजी लगी हुई है जी, पूरे बिहार में। जी। लगभग 32,000 लोग उसमें काम करते, सिर्फ 32,000। प्राइवेट सेक्टर में जो थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें सिर्फ 32,000 लोग काम करते हैं, जो मैंने आंकड़ों में है, रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, जो रजिस्टर्ड है। अब जो मैं बिल्कुल इस तरह के फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ जहाँ लगभग 30, 32, 35 जी जी जी, मतलब जो नॉर्म्स को पूरा करते हैं, जो टैक्स देते हैं, जीएसटी रिटर्न देते हैं। अब आप देखिए कि इस देश में टोटल जितना जीएसटी और आईटी, इनकम टैक्स रिटर्न जितना आता है इस देश में, जीएसटी कलेक्शन जितना होता है, बिहार में कितना होता है? बिहार में, भारत में अगर 100 रुपया जीएसटी कलेक्शन होता है तो बिहार में 1 रुपया 30 पैसा होता है। 28 स्टेट, 29 स्टेट्स हैं, उनमें हम सबसे पीछे हैं जी। इनकम टैक्स रिटर्न पूरे भारत में अगर 100 रुपया रिटर्न होता है, बिहार में सिर्फ 1 रुपया 20 पैसा। तो आपका टोटल जो 200 रुपये का इनकम है भारत सरकार पूरे भारतवर्ष में, उस 200 रुपये में सिर्फ 2 रुपया 50 पैसा बिहार एज अ टैक्स कलेक्ट करता है। वैसी स्थिति में सरकार के पास कहीं पूंजी होती नहीं है। उसके अलावा यहाँ भ्रष्टाचार है, हर एक लेवल पे भ्रष्टाचार है। वो जो थोड़ा सा पैसा सरकार के पास है, वो भी जब आम लोगों के लिए, चाहे हेल्थ का सिस्टम हो उसको अच्छा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर करना है, इंडस्ट्रीज़ को बनाने हैं, क्योंकि इंडस्ट्री अगर आपको लगाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, आपको रोड बनाना होगा उस ढंग से, चूँकि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे माल बनेगा उस माल को बाहर ले जाने का तरीका होना चाहिए। वो उस पर कभी कोई ध्यान दिया गया नहीं।
तो सर क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी इतना दावा करते हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके महागठबंधन के साथी दल कहा करते हैं, आपके यहाँ भी आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो भी कहते हैं कि डबल इंजन की जो ट्रेन है वो ट्रबल इंजन हो गई है। कैसा लगता है आपको, क्या ये कितनी सच्चाई है? देखिए, फिलॉसफी अगर देखेंगे और अगर आप किसी भी पार्टी खोलें, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी दल हो जी, अगर उसका मेन फोर्स क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है? बीजेपी कहती है अंत्योदय। अंत्योदय का क्या मतलब है? गरीबों का उत्थान, जो सबसे लाइन में पीछे रह गए उनका उत्थान। कांग्रेस यही कहती है, उनका न्याय योजना भी यही था 2020 के 19 के लोकसभा चुनाव में। तो हर पार्टी की बातें लगभग सेम होती है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनकी बातें दूसरी हो जाती है। और वो मुख्य कारण उसका सिर्फ ये है कि यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डेवलपमेंट जो है वो इशू नहीं बन पाता, चुनाव से लेकर चुनाव की तैयारी तक। बस उसमें आपसे बात करते हो, आप कहते हो कि हॉस्पिटल्स कितने हैं बिहार में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स को जोड़ें तो लगभग मोटा मोटा 3000 है। सर अतीत में अगर वर्तमान को जोड़ा जाए और देखा जाए तो फिर अलग आप क्या करेंगे, किस तरह से आप लोग अलग बिहार बनाएंगे? उसमें क्या है कि आप टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाइए जी। जो अब जैसे देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स जो है जी, जो नौकरशाह है राज्य या देश जी, चूँकि वो एक परमानेंट बॉडी है जी, वही चलाते हैं, वो इम्प्लीमेंटर वही है, इम्प्लीमेंट वही करता है। पॉलिटिशियन जो है, जो जनप्रतिनिधि है, वो पॉलिसी मेकर है जी, और उसके बाद पॉलिसी मेकर के बाद उसके अलावा उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उसका काम है वो देखना जी। दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि जो, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पॉलिटिशियन है वो सवार है और जो ब्यूरोक्रेट है वो घोड़ा है जी। पहले के जो सवार हुआ करते थे 60s में 70s में, वो सवार बहुत सॉलिड होते थे, हल्के नहीं होते थे, चाबुक रखते थे अपने पास। नहीं, मतलब चूंकि जानकारी होती थी, वो जानने वाले लोग होते थे, तो वो बेसिक चीज़ को ब्यूरोक्रेट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। और चूंकि वो समझते थे, समझदार लोग थे, अभी भी काफ़ी लोग समझदार हैं जो पॉलिटिक्स में हैं। तो अब मैथिली में एक कहावत है, फिर मैं मैथिली में कहूँगा कि हल्लुक सवार घोड़ा फेंक मारिच। अगर सवार हल्का है तो घोड़ा उसको फेंक देता है जी। तो मोटा मोटी स्थिति आज के डेट में यही है कि जो सवार हैं ज़्यादातर, बहुसंख्य में कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर जो हैं वो हल्के हैं। और वो हल्के, जब आप चुनाव होता है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आप वोट देते हैं, जब चुनने जाते हैं अपने नेता को, चाहे विधायक को, चाहे मुखिया को, चाहे एमपीज़ को, आपको देखना चाहिए कि वो क्वालिटी है या नहीं है। मैं लोकसभा टेलीविज़न का सीईओ था जी। मैं बहुत नज़दीक से देखता था लोकसभा में बहस कैसी हो रही है। 543 लोकसभा के सदस्य होते हैं। आप ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जब वो बात करते हैं, उठ के बोलते हैं तो पूरा सदन चुपचाप सुनता है? 543 में आप उंगली पे गिनेंगे 50 तक आते आते आपको लगेगा। बाकी जो है वो बैक बेंचर चुपचाप बैठा हुआ है, सिर्फ हाँ ना करते हैं जी। तो वो तो वहां दिक्कत यही है। और पॉलिसी मेकर्स अगर जानकार नहीं है तो ब्यूरोक्रेट, तो जो सेक्रेटरी है वो कैसे गुदानेगा उसको? कहा जाता है कि युवाओं के हाथ में अगर कमान दी जाए तो एक नई योजना, नई क्रांति, नई ऊर्जा के साथ चीज़ों को बदलने का मादा रखते हैं जी। 2020 के अंतिम पड़ाव से 2021 में प्रवेश के दौरान में हम एक उस मुहाने पर खड़े हैं जहां बिहार को बदलना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को दौड़ाना है। क्योंकि 50 लाख लोग जब बिहार में वापस आते हैं कोरोना संकट के दौरान और हैंड टू माउथ हो जाते हैं, सरकार योजनाएं घोषित करने के बाद भी एकदम बिल्कुल निसहाय हो जाती है, हाथ खड़े कर देती है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी जो विडंबना है, इतना बड़ा जो हमारा पावर फेल्यूर है, इसको ले करके आप लोग कैसे 2020 में अगर आपको मौका मिलता है तो बिहार की जनता को कैसे समझा पाएंगे कि हम इन सब से, आज़ादी के बाद से अब तक जो हुई है उससे बेहतर काम करेंगे? देखिए, उसमें 2-3 तरीका है जी। अभी भी जो बहुत से ऐसे नेता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं जो बहुत अच्छे जानकार जी। तो ऐसे जानकार लोग और जो दूसरे जो बहुत ज़्यादा जानकारी जिनको नहीं है, वो भी एक टीम बनाए, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाए। जैसे हेल्थ इश्यूज है जी, तो हेल्थ इश्यूज में हेल्थ मिनिस्टर एक अच्छे डॉक्टरों की टीम का एक बनाए,
जिसमें हॉस्पिटल के मैनेजर्स भी हों और डॉक्टर्स भी हों, और फिर उनसे विचार करके उनकी एक कमेटी बनाएं, उनसे एक्सपर्ट एडवाइस लें और उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करें। चाहे वो कोई भी विषय हो, कोई भी इंडस्ट्री है, आप इकोनॉमिस्ट की एक बॉडी बनाइए, उनसे आप राय लीजिए। 2-3 इशू है जो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट बिहार में आएगा तो वो सुनिश्चित करेगा 2 बात। एक तो ये कि मेरा पैसा मैं लगा रहा हूं, अगर उसकी सिक्योरिटी हो और रिटर्न जो है उसको हम लोग ब्रेक इवन कहते हैं। ब्रेक इवन हमको एटलीस्ट 5 साल में मिले। ब्रेक इवन यानी कि मेरा प्रॉफिट में हमारा जो लगा है पूंजी वो आए। तो आप जो प्लान करेंगे तो आप उनको कन्विंस करना होगा उनको। एक तो ये कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ है वो सिक्योर्ड है। नंबर 2, आपको जो भी सुविधाएं मिलनी है सरकार की तरफ से देनी, जैसे पहले बहुत बात हुआ करती थी सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम अच्छा है, जहाँ पे एक ही जगह आपको लाइसेंस मिल जाए, एक ही जगह बाकी चीज। उसके लिए आप जो जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई हिम्मत की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है। जैसा कि अक्सर जब हम बातें करते हैं, जब हम विश्लेषण करते हैं बिहार के और बिहार के बहुत सारे सेक्टर्स की, तो आपको लगता होगा कि हम यूं ही हवा में बातें किया करते हैं। बहुत सारे लोग इस पर कहते भी हैं कि आप तो सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन आज प्रमाण के साथ जिस तरह से राजीव मिश्रा जी के साथ हमारी बातचीत हुई, उसने बहुत सारे पन्ने जो हैं खोल दिए हैं। सबसे पहली बात तो ये खोला है कि हमने आपको कई बार कहा था कि एक युवा टीम पूरी तरह से बिहार के लिए डेडिकेटेड होकर के काम करने के लिए तैयार है, उसे अवसर नहीं मिल रहा है। हमने आपको ये भी बताया था कि इनकी टीम और इनके साथ जो जुड़े हुए अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं, हम नाम सबका बारी बारी से आपको बताते जाएंगे। आज राजीव मिश्रा जी से फिर अगले पड़ाव पे किसी और से बात करेंगे, लेकिन हम आपको एक चीज़ बताते जा रहे हैं कि अक्सर जो बातें हमने आपको बताई हैं, उन बातों का हमारे पास प्रमाण भी है। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड था जिसे ऑन द रिकॉर्ड हम लाना शुरू कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में बिहार को बदलने का जो एक जिजीविषा लेकर के, हिम्मत लेकर के और एक फौलादी इरादा जो है उसे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो पिछली सरकारों के तुलना में बदलने वाली है। कैसे बदलेगा बिहार, इसमें क्या आपको चाहिए, आप और ज़्यादा क्या चाहते हैं, अगर आपके पास कोई सजेशन भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर राजीव मिश्रा जी से हम आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे, क्योंकि अब तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और सिलसिला शुरू होने के बाद भूल जाइए जातिवाद, जहाँ बानी तो हमें सब भुला जाई, खाली याद रखें कि बिहार में गरीबी से बाहर कैसे निकलब, बीमारी से बाहर कैसे निकलब, राउर लड़का पढ़िए लिखिए कैसे, उनका खातिर के काम करी, अगर रउआ कि यहाँ बुजुर्ग बाड़े तो उनकर दवाई की व्यवस्था के करी, अस्पताल कैसे बढ़िया हुई, कोरोना में लोग मुआता, दवाई नहीं खे, इलाज नहीं खे, सरकार हाथ खड़ा कर दिले बा, ओकर व्यवस्था के करी, ओकरा खातिर पूरा योजना बा और पूरा जो व्हाइट पेपर होला ओकरा के तैयार करियल बा। ओकरा पर लिखा भी गई बा कि आवे वाला 60 महीना में का हुई, उस सब बात रुआ लोग के सिलसिलेवार ढंग से बतावल जाई। आज एजे हमनी के विराम देते हैं जब खूटा ठोक में, फिर ये मुलाकात 2 मीठ भाषा के रुआ लोग के सामने हुई। वादा करके जाता नहीं, जुड़े रही सब भारत लाइव पर, फिर कल यही ठेया पर भेंट हुई कुछ नया समाचार के साथ। गोड़ लगाता नहीं, बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।